स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। इससे पहले हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट बचा है, दोनों के साथ में देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट एक आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। और ये रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने की बात कहा गया है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि बॉडी की सहित प्रकट हो, बॉडी सहित ही सशरीर प्रकट हो। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। तो जो भी हिरासत में लिया गया है उनको सशरीर प्रस्तुत किया जाना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये रिट सबसे ज्यादा जरूरी यही पूछा जाता है क्वेश्चन, किसके खिलाफ जारी किया जाता है? तो जो भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, जो प्राधिकरण है सार्वजनिक प्राधिकरण, उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। और व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत व्यक्ति कोई है वो हिरासत में रखा है, उसके खिलाफ भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक प्राधिकरण के अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी के खिलाफ भी किया जा सकता है, और व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से भी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। दूसरा है परमादेश, ये मैंडमस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। कोई मान लो कि कार्यपालिका कोई कार्य नहीं कर रहा है और उसकी शक्तियां भी है वो कार्य करने के लिए, तो ये परमादेश के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर पारित करता है कि वो कार्यपालिका क्या करे, वो कार्य करे। ठीक है, तीसरा आते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। ये याद रखना, प्रतिषेध क्या है कि जब भी कोई अधीनस्थ न्यायालय होता है या निचला न्यायालय होता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई नहीं कर सकता। ये जब अपने अधिकार क्षेत्र से कोई सुनवाई करता है, तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके ऊपर प्रतिषेध रिट जारी करती है। क्या बोलता है कि भैया तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, तुम सुनवाई नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध। सर्टोरी के उत्प्रेषण को समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी गया, अधिकार क्षेत्र से बाहर गया और उस पर निर्णय दे दिया। तो एक स्टेप अधिक है प्रोविजन से। प्रोविजन से क्या है, एक स्टेप अधिक है कि वो अधिकार क्षेत्र पे क्या कर दिया, जो उसके क्षेत्र में आता नहीं था उस पे वो क्या कर दिया, निर्णय दे दिया। तब उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है, और जो निर्णय होते हैं उसको किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ये तो ध्यान रखना, प्रतिषेध और प्रोविजन में बहुत कम डिफरेंस है। यहाँ पे निर्णय सुना दिया जाता है तो वो उस निर्णय को रद्द कर दिया जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। तो किस पे लागू होता है? ये दोनों ही निचले न्यायालय पे लागू होता है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे न्यायालय हैं उस पे लागू होता है। और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये इसको सो वारंटो बोलते हैं, को वारंटो। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय है उसमें दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी करता है। तो कोई भी सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच करने के लिए क्या करता है, अधिकार परीक्षा का प्रयोग करता है। ठीक है, और इसमें किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, जबकि अन्य 4 जो रिटेड पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। तो इसमें कोई भी इच्छुक व्यक्ति दायर कर सकता है, जबकि ऊपर के जितने 4 हैं वो पीड़ित के द्वारा ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये 5 हमने रिट देख लिया और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है गवर्नर। गवर्नर की बात करें तो 153 में बोला गया आर्टिकल कि हर एक राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। किसमें बोला गया है? 153 में। 7वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, ये प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन में? तो 7वें संविधान संशोधन में। अब अनुच्छेद 155 देखें। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये 155 में बोला गया है। अब राज्यपाल की एलिजिबिलिटी या योग्यताएं देख लें, क्या होना चाहिए। तो वही योग्यताएं होते हैं जो राष्ट्रपति का होता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष का होना चाहिए और लाभ के पद पे काम नहीं करना चाहिए। तो ये अगर है तो वो योग्य है राज्यपाल के लिए। ठीक, कार्यकाल कितना होता है? तो 156 के तहत जो राज्यपाल होता है वो प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत धारण करने का मतलब कि राष्ट्रपति उसको प्रसाद देगा तो वो अपने पद पे बना रहेगा, और राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। राष्ट्रपति जो भी प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं अपने पद को, वो राष्ट्रपति उनको खुद हटा सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल पूर्व भी राज्यपाल चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं?
राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ देखें तो राज्यपाल किसके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उसके समक्ष क्या लेते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेते हैं। जबकि प्रेसिडेंट कब लेता था, प्रेसिडेंट लेता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ऑफ इंडिया के सामने लेता था। ठीक है। वेतन भत्ते की देखें तो जो संसद द्वारा निर्धारित होता है, संसद द्वारा, तो पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करता है। वर्तमान में अगर वेतन देखें तो 3,50,000 है गवर्नर का वेतन। कार्य शक्तियां देखें तो क्या क्या है, शक्तियां प्राप्त है, तो कार्यपालिका शक्ति जैसे प्रेसिडेंट को प्राप्त है वैसे ही विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वीटो पावर शक्ति और न्यायिक शक्ति क्या है, राज्यपाल को भी प्राप्त है, सेम प्राप्त है। प्रेसिडेंट को सिर्फ सेंटर के लिए प्राप्त है, वैसे ही गवर्नर को स्टेट के लिए यही सब प्राप्त है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ठीक है। अब कार्यपालिका शक्ति में देखें तो क्या है, तो जो भी राज्य सरकार के कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। वहीं सेंटर के जितने काम हैं या समझौते हैं वो किसके नाम पे किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। संसद को, सदन को, जो विधानसभा है, विधानसभा के लंबित विधेयकों या अन्य विषयों पर संदेश भेजना संसद को भेजता है। तो कौन भेजता है, संसद को, सदन को भेजता है, या यहाँ पे भी क्लियर कट नहीं लिखा गया है। ये बता दें कि सदन को लंबित विधेयकों तथा अन्य विषयों पे संदेश भेजता है। तो जो सदन है, विधानसभा है, विधानसभा को के लंबित विधेयक और अन्य विषयों पे संदेश कौन भेजता है, राज्यपाल भेजता है। ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी निरर्थक निर्वाचन आयोग के परामर्श पे कौन लेता है, राज्यपाल लेता है। वहीं संसद का, पार्लियामेंट के सदस्यों का निरर्थक का निर्णय कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। और किसके सिफारिश पे, ये इलेक्शन कमीशन के परामर्श में। वैसे ही स्टेट में विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता का पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पे कौन निर्णय लेता है, राज्यपाल लेता है। अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, ये राज्यपाल को क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्ति देखें तो बजट को विधानमंडल में के समक्ष रखवाना इसकी वित्तीय शक्ति है। अगर विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो पूर्व अनुमति लेना होता है किसे, गवर्नर से। राज्य वित्तीय आयोग का क्या करना है, गठन करना, राज्य वित्तीय आयोग का गठन करना। ये भी इसमें आर्टिकल में आता है, तो आई में आता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, गवर्नर करता है। अब न्यायिक शक्ति देखो तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उसके नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है। स्थानांतरण करता है, प्रोन्नति करता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय के या हाईकोर्ट के परामर्श पे किया जाता है। ठीक है। न्यायिक आयोग की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति वह राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो न्यायिक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके किसके परामर्श पे करता है, तो राज्य जो यूपीपीसीएस है ना, तो यूपीपीसीएस के आयोग द्वारा और हाईकोर्ट के द्वारा परामर्श लेके उत्तर प्रदेश में न्यायिक आयोग सदस्यों की नियुक्ति होती है। ये समझ लो। क्षमा संबंधी शक्तियां, हमने प्रेसिडेंट की 5 क्षमा बताया था, उसमें एक क्षमादान था, वो प्रेसिडेंट दे सकता था क्षमादान, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्षमादान प्रेसिडेंट दे सकता है, राज्यपाल नहीं दे सकता है। तो 4 ही इसके पास क्षमादान की शक्तियां हैं, 5 नहीं है। ठीक है। तो उसमें क्षमादान सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है, ये ध्यान रखना। अगर वीटो की देखें तो राज्यपाल सेम वैसे ही वीटो होता है जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है। अत्यंतिक या पूर्ण वीटो बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो बोलते हैं, और तीसरा पॉकेट वीटो। ये भी गवर्नर के पास भी होता है, ऐसा ही सेम प्रेसिडेंट के पास होता है। विधायी शक्तियां में देखें तो विधानसभा के सत्र को स्टार्ट करना, विधानसभा के सत्र को विघटन करना, फिर चुनाव के पश्चात पहले सत्र को क्या करना, संबोधित करना, जैसे प्रेसिडेंट में था, ये भी स्टेट में होगा। विधायी शक्तियां में देखो, विधायी शक्तियां में अब आंग्ला भारतीय तो खत्म हो गया है, अब एक आंग्ला भारतीय भी नहीं होगा। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, कितना, 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, गवर्नर मनोनीत करता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पे अनुमति देना भी ये इसके विधायी शक्तियां। विशेषाधिकार क्या है, तो पद पे रहते हुए किसी भी न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं, या किसी भी न्यायालय में इसको नहीं सुनवाई की जा सकता कि आपने ये गलत काम किया है। ठीक है। पद पे रहते हुए की बात है। कार्यकाल के दौरान किए गए व्यक्ति के कार्यों के विरुद्ध आपराधिक मामला नहीं चल सकता है। आपराधिक मामला नहीं चल सकता गवर्नर के ऊपर, लेकिन सिविल मामला चलाया जा सकता है। सिविल मामला तभी चलाया जा सकता है 2 माह पूर्व नोटिस देके। तो ध्यान रखना कि जब पद पे रहता है तो उस पर आपराधिक मामला नहीं चल सकता कभी भी, लेकिन हाँ सिविल मामला चल सकता है, उसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर 2 माह पूर्व उसको नोटिस देना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दिमाग में नहीं आता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है स्वविवेक के अधिकार। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये एक स्वविवेक है आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार रखना किसमें है, आर्टिकल 200 में है।
और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? तो गवर्नर करता है। ये भी स्वविवेक का अधिकार है। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार आरक्षित करना ये भी स्वविवेक का अधिकार है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना किसका स्वविवेक अधिकार है? गवर्नर का। ठीक है। अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में कार्य करना भी ये इसका स्वविवेक अधिकार है। राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधान परिषद के संबंध मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। तो राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधान परिषद संबंधित जो भी जानकारी है वो किससे मांगता है? मुख्यमंत्री से मांग सकता है। राज्यपाल को कुछ परिस्थिति जन्य स्वविवेकी शक्तियां भी दिया गया है। किसको? राज्यपाल को। आप देखो इससे नियुक्तियां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नियुक्ति किसके करता है? सीएम का करता है, मुख्यमंत्री का करता है, मंत्री का करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है। लेकिन हटाता कौन है? प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कौन करता है? यही करता है। महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वो 4 राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। यहाँ पे जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामले या विधायी प्रस्ताव की जानकारी मांगता है कौन? ये राज्यपाल मांगता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के क्या होता है? तो कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। ये ध्यान रखना। तो ये विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? ये होता है राज्यपाल होता है। कौन से? राज्य विश्वविद्यालय के, केंद्र की बात नहीं कर रहा है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करता है। तो ये राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल या 356 लगाने का सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 164 बोलता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। किसके? 164 में। आर्टिकल 163 में बोला गया है कि राज्यपाल कोई भी काम वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। मंत्रिपरिषद के सलाह पे कौन करेगा? राज्यपाल काम करेगा। कौन से आर्टिकल में बोला गया? 163 में बोला गया। ये ध्यान रखना। ठीक है। मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो विधान सभा का हो सकता है और या विधान परिषद का हो सकता है। किसी का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट पीएम लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है। लोकसभा के प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी को देख सकते हो। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री कौन बना? तो हमारे इससे पहले जो सरदार जी थे मनमोहन सिंह वो थे। ठीक है, वो राज्यसभा से बने हुए थे। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। कार्यकाल देखो तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं जो भी मंत्री होते हैं। और जब तक विधानसभा में उनका विश्वास मत रहता है तब तक वो कार्य करते हैं। वेतन भत्ते इनका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है मंत्रियों का। जितने मंत्री होते हैं किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। कार्य और शक्तियों को देखो तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कार्य और शक्तियों को, तो इसे स्किप कर देते हैं। कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा यहाँ से पढ़ने का। अब देखो क्वेश्चन कहाँ बन सकता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का सीएम क्या होता है? मेंबर होता है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है। वैसे ही क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करता है कौन? ये सीएम। ठीक है ना। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है? सीएम होता है। तो ये सीएम के बारे में बताया गया है, चीफ मिनिस्टर के बारे में। अब देखो 163 हमने बोला कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। 63 के बारे में हमने बता दिया है। अब संरचना देखें तो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लेख नहीं किया गया है मूल संविधान में। लेकिन 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था तो कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 15% निर्धारित की गई। न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई है? ये 12% निर्धारित की गई है। कितना? 12% सदस्य होना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम निर्धारित किया गया था 91वें संविधान संशोधन में कितना? 15%। कुल सदस्य संख्या का मंत्री कितना बन सकते हैं? 15 बन सकते हैं। और न्यूनतम कितना? 12। ऐसे ही सेम लोकसभा और राज्यसभा में भी ये लागू है। ठीक। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण के लिए विशेष मंत्री की नियुक्ति की बात कही जाती है इसमें। ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पे राज्यपाल के द्वारा होता है, ये मालूम है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद में ये लागू होता है। जहां विधान परिषद नहीं है तो उसकी बात ही नहीं है कि एक मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। ये बात
किसी पे भी लागू हो सकता है, जो बताया है कि एक मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जहां वो सदस्य है। अब मंत्रिपरिषद की गठन देखें तो ये केंद्र की तरह ही स्टेट में भी मंत्रिपरिषद तीन तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो यहाँ पे हम स्टेट भी पढ़ते जा रहे हैं और सेंटर भी पढ़ते जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो होता है वो कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है। जैसे कोई जो भी महत्वपूर्ण विभाग होगा वो किसको दिया जाएगा? कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाएगा, ठीक है। और कैबिनेट जो सदस्य होते हैं वही नीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नीतियों का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? कैबिनेट मंत्री निभाते हैं। अब राज्य मंत्री के बारे में जान लें। सेंटर और स्टेट का सेम होता है। इन्हें राज्य मंत्री कैबिनेट के साथ ही क्या किया जाता है? संबंध किया जाता है। इनको हो सकता है कि स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है या उनको संबंध किया जा सकता है किसके साथ? कैबिनेट मंत्री के। तो कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री क्या होंगे? राज्य मंत्री ये संबंध किए जा सकते हैं या किसी को राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट में तभी भाग ले सकते हैं जब इन्हें बुलाया जाए। तो ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट में तभी भाग लेते हैं जब इनको बुलाया जाए। अब देखो उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। कौन? उप मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के क्या करते हैं? सहयोगी के रूप में काम करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी नहीं दिया जाता है, जबकि राज्य मंत्री को क्या दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो ये हमारा मंत्रिमंडल के बारे में बात हुआ। अब आ जाओ राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल किससे बना है? ये विधानसभा और विधान परिषद से राज्य विधानमंडल बनता है, ठीक है। ये भाग 6 में 168 से 212 के बीच में आर्टिकल बताया गया है राज्य विधानमंडल में। विधानसभा का अनुच्छेद अगर देखें तो विधानसभा 160 के तहत अब 160 आ गया विधानसभा, तो हम कहें कि राज्यसभा का बताओ, विधान परिषद का बताओ। तो जिस क्षेत्र में विधानसभा है तो सबसे ऊंच होगा, तो एक कम कर दो, 159, ठीक है। तो इसी तरह विधान परिषद का अगर सृजन हो या विघटन करना हो तो वो आर्टिकल 159 के तहत। विधानसभा की बात किसमें किया जाता है? 170 के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इनका मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि विधान सभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा व्यस मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। तो ये भी जैसे लोकसभा के पढ़े थे कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ये क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। वैसे ही ये राज्य विधानमंडल के या राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखो कि 332 के आर्टिकल 332 में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 332 किसमें बात करता है? ये आरक्षण की बात करता है किसमें? स्टेट में। किसके लिए? ये बात करता है स्टेट में SC और ST के लिए। वहीं 330 देखें, आर्टिकल 330 ये बात करता है किसके लिए? केंद्र में SC और ST के सीटों के आरक्षण के लिए, ठीक है। अब 330 इससे एक बड़ा होता है, 31 था, 331 आंग्ल भारतीय के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। तो 104 से ये खत्म हो गया और आंग्ल भारतीय के लिए इसमें स्टेट में देखें तो 332 था, एक आगे बढ़ जाओ 333 आंग्ल भारतीय के लिए था, लेकिन 104 आ गया अमेंडमेंट, उसमें आंग्ल भारतीय वाला प्रोविजन खत्म कर दिया गया, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक। तो विधान सभा की देखें तो 5 साल होता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इमरजेंसी प्रोविजन लगाओ नेशनल इमरजेंसी, तो इसका कार्यकाल भी 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा विधानसभा की पहले भी भंग किया जा सकता है, किसके? मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे। अब आ जाओ विधान परिषद। तो विधान परिषद का आर्टिकल अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन और उत्साधन समाप्ति का प्रावधान किसमें किया गया है? 169 में किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना कि किसी भी अधिकतम विधानसभा की 1/3 अधिकतम क्या हो सकता है? सेट हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है? 40 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 1/3 विधानसभा के कुल सीट के 1/3 विधान परिषद का क्या होगा? सदस्य होंगे, या मिनिमम कितना होगा? 40 होगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं कि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? जैसे राज्यसभा के चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखो 1/3 सदस्य कहां से चुने जाएंगे? स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाएंगे। वहीं 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य ऐसे नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं जो 3 वर्ष से अधिक स्नातक हों, 3 वर्ष से स्नातक हों, ठीक है। और
1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन टीचिंग कर रहे हों उनके द्वारा चुने जाते हैं, 1/12। तो ये टोटल हम देख रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि 1/6 लोग का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो टोटल ऐसे चुनाव होता है 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा और 1/12 नागरिकों के द्वारा चुने जाता है जो स्नातक हैं, ग्रेजुएशन है, ठीक है। और 1/12 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो ये ध्यान रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के लोग शामिल होते हैं, जो 1/6 गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। तो जबकि सहकारिता राज्यसभा में नहीं शामिल है, समाज सेवा शामिल है, लेकिन सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोग राज्यसभा में नहीं होते। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद में होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो 5/6 लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य क्या होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वैसे ही राज्यसभा की तरह ही 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है जो इसके सदस्य होते हैं, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, फिर भर लिए जाते हैं, ठीक है। ये कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। अभी तक के 7 राज्यों की बजाय अभी 6 राज्यों में विधान परिषद बची है। कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार। तो देखो, जब मैं इसको याद करना हो ना, तो मैप के थ्रू याद करो। उत्तर प्रदेश यहाँ, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र, हमने फिगर नहीं बनाया, बस इमेजिन करो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ कर्नाटक और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 हो गए, ठीक। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, याद करने का मतलब जरूरी नहीं है एकदम अगल बगल होने चाहिए। 19 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पंचायत राज जरूर पूछते हैं, और पंचायत राज के संविधित समितियां कितनी बनी थी ये पूछ लेता है, कालक्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले बना था बलवंत राय मेहता समिति कब, 1957 में। अशोक मेहता समिति कब बना था, दूसरा बना था, ये बना था 1977 में, जबकि बलवंत राय मेहता समिति का बना था 1957 में। तो 20 साल के डिफरेंस पे। और देखो GVK राव समिति ये कब बना था, तो 1985 में बना था। कब बना था, 1985 में, 8 साल के डिफरेंस में। वहीं देखें तो LM सिंघवी समिति कब बना था, 86, ये 1 साल का डिफरेंस है। और PK थुंगन समिति कब बना था, 88, ये 2 साल के डिफरेंस पे है, ठीक है। तो देखो, बलवंत राय मेहता समिति बना था, अशोक मेहता समिति बोला था, GVK राव समिति बना था, और LM सिंघवी समिति बना था, PK थुंगन समिति बना था। ये सब पंचायती राज से जुड़े हुए समितियां हैं, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें मिलेगा, तो बलवंत राय के बाद अशोक मेहता में 20 साल का डिफरेंस, और उसके बाद 8 साल करना, उसके बाद 1 साल, देन 2 साल। तो एक याद करो, और उसके बाद फोन नंबर याद कर लो। फोन नंबर याद कर लो, 208 और 12। तुम्हारे फोन में नंबर में लास्ट के 5 डिजिट क्या हैं, ये हैं 208 और 12, ठीक है। तो 208 में क्या करोगे, 20, 8, 1, 2, और सिर्फ याद रखो 1957, सारा केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता 1957 याद रखो, और 208, 12 जैसे भी बना सकते हो, याद रखना बस इसको। तो PRI का गठन, पंचायती राज का गठन आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 40 के तहत हुआ, ठीक है ना। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहला देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति, ये कब बना था, 1957 में। इसको ग्राम द्वार समिति भी बोला जाता है, ग्राम द्वार समिति बोला जाता है, ठीक है। 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला था, तो ये पूछ लेता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला था, 1952 में चला था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब चला था, 1953 में चला था। इनके कार्यों की जांच और उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि बलवंत राय कमेटी किसके लिए गठित की गई थी, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और राष्ट्रीय विस्तार सेवा था, उसकी जांच करना और उसको सुझाने के लिए 1957 में गठित की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, बलवंत राय मेहता, यहीं पे PR मेहता दिया जाता है, ठीक है, PR मेहता भी लिख दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। इनकी सिफारिश पे NDC द्वारा 1958 में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और सबसे पहले देखें तो 1959 में नागौर राजस्थान में है, सर्वप्रथम पंचायती लागू हुआ था। तो पंचायत सिस्टम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, नागौर राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं अपनाया है, कौन, इन्होंने बलवंत राय मेहता ने
तीन स्तरीय बताया था, तीन स्तरीय बताया था व्यवस्था, थ्री टायर की व्यवस्था किया था। तो लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है, तमिलनाडु द्वितीय स्तरीय पंचायत व्यवस्था बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल कितना बनाया है, चार स्तरीय बनाया है। ठीक है, और तीन स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है राजस्थान द्वारा। तो तीन स्तरीय तो सबसे ज्यादा अपनाई गई है, लेकिन इसके एक्सेप्शन जो दो स्तरीय अपनाए गए हैं, चार स्तरीय अपनाए गए हैं, ये याद रखना। ठीक, अब चलो अशोक मेहता समिति के बारे में बात करते हैं। अशोक मेहता क्या बोले थे कि ये जनता पार्टी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1976 में जब जनता पार्टी आई थी तब बनाया गया था अशोक मेहता। जिला परिषद, जिला स्तर पे, जिला परिषद या जिला स्तर पे, और उसके नीचे मंडल पंचायत में 150 से, अगर 1500 से लेके 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह में होना चाहिए। तो जिला परिषद, जिला स्तर पे, जिला परिषद कहाँ होना चाहिए, जिला स्तर पे होना चाहिए, और उसके नीचे मंडल पंचायत में जहाँ पे 1500 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह हों, वहां पे होना चाहिए, ये बोला था। ये बोले थे अशोक मेहता कि पंचायती चुनाव में सभी स्तर पे राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी देना चाहिए। तो राजनीति, वेरी इंपॉर्टेंट, राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी का कौन सिफारिश किया था पंचायती चुनाव में, ये अशोक मेहता ने किया था। न्याय पंचायत को विकास, न्याय पंचायत को बारीक में अवधारणा किसने दिया था, तो अशोक मेहता ने ही दिया था। ठीक है ना। तो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखे जाने की बात कौन कहा था, ये अशोक मेहता ने कहा था। ठीक है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अशोक मेहता की सिफारिश से लागू हुई थी। तो कहाँ कहाँ, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश से लागू हुई थी। जीवी के राव समिति देखें तो 1985 में बना था। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। किसने बोला था कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है, ये जीवी के राव समिति ने बोला था। और इसी के कारण पंचायत क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। इसे बिना जड़ का घास किसने बोला था पंचायत सिस्टम को, तो जीवीके राव समिति ने बोला था। अब आ जाते हैं एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी ये राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बनाने की बात इसमें कहा गया था, एल एम सिंघवी कमेटी में बोला गया था। गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की बात कौन कहा था, एल एम सिंघवी ने कहा था। ठीक है, अब संवैधानिक की बात करें तो सर्वप्रथम राजीव गांधी 64वां संविधान संशोधन लेके आए थे, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। फिर 24 अप्रैल 1993 को ये नरसिंह नरसिंह राव सरकार जब था तब उसको पारित किया गया और संवैधानिक संस्था के रूप में पंचायत को मिला। ठीक है, अब ये पंचायत है, ग्रामीण अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय डाले गए। कितने विषय, 29 विषय डाले गए। और आर्टिकल जो डीपीएसपी में 40 था उसको सकारित किया गया ये इस अमेंडमेंट, 73वें अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखो राज्य सरकारें इसे अपनाने के लिए बाध्य हैं। गठन, नियमित अंतराल पे चुनाव करवाना आदि राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो गठन करना और चुनाव करवाना आदि जो राज्य सरकार है उसके इच्छा पे निर्भर करता है। तो ग्रामीण अनुसूची जोड़ा गया कब, 73वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया। कितने विषय डाले गए पंचायत में, 29 विषय डाले गए। और डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल को सकारित किया गया इसमें, 40। आप देखिए तो पंचायत 3 स्तरीय लागू हुआ, एक तो ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। तो ये 3 पंचायत 3 स्तरीय था। और ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं है, किसका 20 लाख से ऊपर नहीं है, तो माध्यमिक स्तर का क्या कर सकते हैं, गठन की नहीं करने की जरूरत है। तो ग्राम, और ग्राम के बाद सीधे जिला बना लेंगे। कब, जब 20 लाख से ऊपर ना हो किसी की जनसंख्या। ऐसा राज्य जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या हो वहां पे ग्राम के बाद सीधे जिला पे बना सकता है, जिला पंचायत। ठीक है, लेकिन शर्त है कि 20 लाख से ऊपर उस राज्य का क्या होना चाहिए, जनसंख्या अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव, जो गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पे पंचायतों के सभी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्या चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब देखो, माध्यमिक और जिला स्तर पे पंचायत के अध्यक्ष, जो ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, उस अध्यक्ष का चुनाव जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे जो पंचायत के अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो जो चुनाए तीनों विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सदस्य चुने गए होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। सीटों का आरक्षण की बात कहा गया, तीनों स्तर पे एसटी, महिलाओं और एससी के लिए दिया गया है। ये 243 डी में कहा गया है इसके सीटों के आरक्षण के बारे में, ध्यान रखना। और बोला गया है कि कम से कम कितना होना चाहिए महिलाओं के लिए, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है पंचायत में, 1/3। ठीक है, ध्यान रखना, कम से कम।
कुछ राज्य तो हैं जो 50% तक दे दिया है। ठीक। अगर पंचायत राज की आयोगता संबंधी प्रश्नों का निपटारा देखें तो राजमंडल द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो आयोग कौन सा है? अगर पंचायत सदस्य आयोग है तो राजमंडल द्वारा कोई निर्देशित अधिकारी होगा, उसके द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है। शक्तियां और कार्य देखें तो विधानमंडल के आदेश से ये कार्य करती हैं। आप देखें पंचायत राज का कार्य देखें तो पंचायत क्या कर सकता है? चुंगी शुल्क ले सकता है और अन्य कर भी लगा सकता है। तो चुंगी शुल्क और अन्य कर लगा सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, संग्रह भी कर सकता है। ठीक है ना। राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता देने का उपबंध है। तो राज्य की जो समेकित है कंसोलिडेट फंड है, उससे पंचायतों को अनुदान देने की सहायता का उपबंध है। राज्य वित्त आयोग को केंद्रीय वित्त आयोग से सलाह दे सकता है। तो राज्य वित्त आयोग को केंद्रीय वित्त आयोग क्या कर सकता है? ये सलाह दे सकता है। कौन? तो केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग सलाह दे सकता है पंचायत के बारे में। ठीक है। अब देखो छूट प्राप्त राज्य और क्षेत्र देखें तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। पंचायत कहाँ नहीं लागू है? तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। मणिपुर में उन क्षेत्रों में जहाँ जिला परिषद अस्तित्व में है वहां पे नहीं लागू होगा। जहाँ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है वहां पे गोरखा हिल परिषद काम करता है, वहां पे पंचायत सिस्टम नहीं लागू है। ठीक है। हालांकि संसद चाहे तो इन क्षेत्रों पे भी लागू करवा सकता है। ठीक है ना। जो पंचायती चुनाव होते हैं उस पे पंचायत के चुनाव मामले पे न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चाहे पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, उसमें कोर्ट का, उसके चुनाव में कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है। राज्य क्या करता है? निर्वाचन आयोग नियुक्त करता है। हमने बताया 243 आई के तहत क्या करता है? राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? राज्य के एस बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति करता है। लेकिन करता तो है परंतु उसको राज्यपाल हटा नहीं सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। मिनिमम अगर कहें 21 वर्ष पंचायत लड़ने की क्या है? 21 वर्ष। लोकसभा में या विधानसभा में लड़ने का क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद में लड़ने का, सॉरी, यहाँ पे 25 वर्ष है और राज्यसभा और विधान परिषद में लड़ने का क्या है? 30 वर्ष है। ठीक, ये ध्यान रखना। जबकि पंचायत में कितना है? 21 वर्ष। ये सब बता चुके हैं कि ग्रामीण अनुसूची में शामिल कितने कुल विषय हैं। पंचायत में 29 विषय हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। कृषि है, कृषि विस्तार है, भूमि का विकास है, पीने का पानी है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, दुग्ध उत्पादन है, गरीबी उन्मूलन है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वयस्क और गैर वयस्क औपचारिक विषय, विकलांग, मानसिक रोगी, सुप्रीम कोर्ट, एसटी की समृद्धि। ये एससी और एसटी होगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिख दिया गया। तो एससी और एसटी की समृद्धि की बात होगी। लोक निर्माण पद्धति, सड़कें, पुल, जलमार्ग, ये सब बनाना, इसका क्या है? राज्य सूची में 29 विषय आते हैं। तो 29 विषय देख लेना एक बार अच्छे से, पीडीएफ शेयर किया ही है, वहां पे देख लेना। ये 29 विषय से कभी कल क्वेश्चन बन जाते हैं। 43D में बताया था, 243D में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है। 95वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की अवधि 2020 तक तय की गई थी। ठीक है, ये जिस आरक्षण बोला गया था। लेकिन अभी 104 वाले में बोला गया कि नहीं, हमें याद नहीं है ये पंचायत वाला, देखेंगे इसको, बताएंगे आप लोग को। पंचायत वालों के तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ एससी एसटी के आरक्षण की बात जो हमारा 330 और 332 में कहा गया है, उसकी आरक्षण की अवधि बढ़ा दिया गया है, 10 साल कर दिया गया, 2030 तक कर दिया गया 104 के संविधान के तहत। और इसी में 2 एंग्लो इंडियन जो वहाँ पे सेंट्रल में नियुक्त होने वाले थे, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया। और स्टेट में एक होने वाले थे तो उसको भी 104 संविधान संशोधन जो हुआ था, 104 संविधान संशोधन, उसके द्वारा हटा दिया गया। अब आ जाए कि संविधान संशोधन जो 74वां हुआ था, वो 74वां में शहरी स्थानीय शासन या अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कहा था। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में किसने बोला था? लॉर्ड रिपन ने बोला था। और रिपन में ही स्थानीय स्वशासन का पिता, रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, जून 1993 74वां संविधान संशोधन होता है। इसमें जो हमारा लिस्ट होता है, शेड्यूल होता है, 12वां शेड्यूल जोड़ा जाता है, जबकि पंचायत में 11वां शेड्यूल जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, जबकि पंचायत में हमने बताया 29 विषय हैं। ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कितने विषय हैं? 18 विषय। तो इसके तहत 3 प्रकार के नगर पालिकाएं बने 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक तो नगर पंचायत बना, दूसरा नगर पालिका परिषद बना छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका
निगम बना, नियम नहीं निगम बना। ठीक है, तो ये 3 बने। कौन? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहर होते हैं उनके लिए बनाया गया, और बड़े शहरों के लिए नगर पालिका निगम बना। ठीक है, शहरी शासनों के प्रकार देखें, अगर देखें इसमें तो नगर निगम में नगर परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त परिषद, ये 3 प्राधिकरण हैं, परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त। परिषद का प्रधान कौन होता है नगर निगम में? मेयर होता है। ठीक है, और उप मेयर क्या होता है? सहायक होता है। अब ये इतना पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है। नगर पालिका में देखो तो राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में संसद द्वारा गठित की जाती है कौन? नगर पालिका। राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में संसद द्वारा गठित की जाती है नगर पालिका की। नगर निगम की तरह नगर पालिका के पास भी परिषद, अस्थायी समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक अधिकार क्षेत्र आते हैं। तो नगर पालिका में भी आपके पास देखोगे तो परिषद होगा, नगर पालिका परिषद, अस्थायी समिति होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ये सब नगर पालिका में भी हो। इसके बाद हम लोग वित्त आयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अभी यही रहेगा, और लास्ट वीडियो हमारा ये रहेगा, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो देखेंगे, अमेंडमेंट वगैरह मिसलेनियस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक में देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाला है वित्त आयोग से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।